अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। हुकूमत की तरफ से दावा किया गया कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट नून लीग की हुकूमत के खिलाफ है, क्योंकि इसमें जो डेटा इस्तेमाल किया गया वो नून लीग की हुकूमत के वक्त का है। हमने कल ही हकाइक आपके सामने रख दिए थे कि डेटा तहरीक इंसाफ के दौर का है, और अब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने बीबीसी को तस्दीक की है कि बदउनवानी से मुताल्लिक उसकी जारी करदा रिपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया गया डेटा पुराना नहीं है। पाकिस्तान के लिए जो डेटा इस्तेमाल किया गया वो 2019 और 2020 का है, मगर मामला सिर्फ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की करप्शन परसेप्शन से मुताल्लिक रिपोर्ट का नहीं है, बल्कि करप्शन से मुताल्लिक कुछ वादों और दावों का भी है। हुकूमत में आने से पहले तहरीक इंसाफ ने बहुत से वादे किए, मगर 2 वादे बार बार किए। हुकूमत में आने से पहले भी किए और हुकूमत में आने के बाद भी किए। पहला वादा था हुकूमत में आकर करप्शन खत्म करेंगे, 90 दिन में खत्म करेंगे, और दूसरा वादा था कि बैरून मुल्क से लूटी हुई दौलत वापस लाएंगे। और ये वो दावे थे और वादे थे जिन पर 50 लाख घरों और 1 करोड़ नौकरियों के वादों के मुकाबले में फौरी तौर पर अमल किया जा सकता था। तहरीक इंसाफ को हुकूमत में आए अब 29 महीने हो गए हैं। इन वादों पर कितना अमल हुआ उसका जायजा लेते हैं। जहां तक करप्शन की बात है तो चाहे बैनुल अक़वामी इदारे हों, चाहे खुद हुकूमती अराकीन और इत्तेहादी हों, वो करप्शन बढ़ने की बात करते रहे हैं, और अदालतें मुसलसल करप्शन केसेस में सियासी इंजीनियरिंग की बात कर रही हैं। 29 महीने हो गए, करप्शन का तासुर कम होने के बजाय बढ़ रहा है, और अपोजिशन रहनुमाओं के खिलाफ ना कुछ साबित हुआ, ना ही लूटा गया पैसा वापस आया। गुज़िश्ता साल जब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई थी तो उस वक्त हमारे ही प्रोग्राम में गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने इस बात को तस्लीम किया था कि निचली सतह पर करप्शन हो रही है। बाकी सबकी तो जमानत पर रिहाई हो रही है, ऑपोजिशन के खिलाफ कुछ साबित नहीं हुआ, अपनी ही करप्शन बढ़ गई है, तो बयानिया था उसको तो बड़ा नुकसान हुआ है। जो करप्शन हो रही है वो निचली सतह पे हो रही है, जिसको ब्यूरोक्रेसी ने कंट्रोल करना है। उस करप्शन को अगर थानेदार करप्शन कर रहा है, अगर जो है तहसीलदार करप्शन कर रहा है, अगर क्लर्क करप्शन कर रहे हैं, अगर नीचे बिजली ले रही है, तो वो किसको कंट्रोल करना है? उसको सियासतदान होते उसको कंट्रोल नहीं करना। खैबर पख्तूनख्वा जहां 8 साल से तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, वहां के हुकूमती रुकन मोहम्मद अली तरकई ने अपनी ही हुकूमत पर करप्शन का इल्जाम लगाया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो प्रोग्राम था वो प्रोग्राम है ही नहीं, बिल्कुल उलट पुलट चल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा को कि जो करप्शन हो रही है और जो निज़ाम की खराबी हो रही है, तो अगर ये ठीक हो जाए तो नो इशू। खुद तहरीक इंसाफ के रुकने असेंबली सरदार रियाज ने कौमी असेंबली में पैसे लेकर नौकरियां देने का इल्जाम लगाया। मेरा इलाका है राजनपुर डिस्ट्रिक्ट, वहाँ 21 नौकरियां दी गई हैं। उधर 1.5 लाख रुपए लेके इन्होंने नौकरियां वहाँ बांटी हैं। जो हमारे पीटीआई वाले थे वो रोते रह गए, वो हमारे आसरे में बैठे रह गए कि मेरिट होगा, वहाँ कोई मेरिट नहीं हुआ। ये सारा फ्रॉड हुआ है, रेलवे में किसी को कोई मेरिट में नहीं मिली। पर हबीब साहब इसके ऊपर इंक्वायरी करें प्रॉपर। बिल्कुल आप इंक्वायरी करें। पंजाब में इत्तेहादी जमात के रहनुमा कामिल अली आगा ने इल्जाम लगाया कि करप्शन का रेट बढ़ गया है। 500 की जगह 5000 और 50,000 मांगते हैं, तो उनसे पूछा जाए कि ये क्या कर रहे हो यार, इतने पैसे मांग रहे हो? तो वो कहते हैं कि तब्दीली नहीं आई, तब्दीली इमरान खान लाया, हम तो नहीं लाए। तो ये एक सिलसिला शुरू हो गया है। खुद आलमी इदारे, इत्तेहादी और हुकूमती अराकीन कह रहे हैं कि साथ ही इस दौरान जो करप्शन केसेस में अदालती फैसले आए उनमें भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की बात की गई। खुद साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने 11 सितंबर 2019 को कहा कि हम बतौर इदारा इस तासुर को बहुत खतरनाक समझते हैं कि मुल्क में जारी एहतसाब सियासी इंजीनियरिंग है, और इस तासुर के खात्मे के लिए फौरी इकदामात की जरूरत है ताकि ये अमल अपनी साख ना खोए। इसी तरह ख्वाजा साद रफीक के केस में अदालत ने भी एक तरफा एहतसाब पर बात की। अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि नायब कुछ जमातों के रहनुमाओं से मुताल्लिक बड़े पैमाने पर माली बेज़ाब्तगियों के इल्जाम के बावजूद कार्रवाई में हिचकिचाहट का मुजाहरा करता रहा, जबकि कुछ जमातें जो दूसरी साइड पर हैं उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। महीनों और सालों तक उन्हें कैद में रखा जाता है और इसके लिए कोई ठोस वजह भी नहीं बताई जाती। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मजीद लिखा कि इस परेशान कुन सूरत हाल से मुताल्लिक साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने अदालती साल की तकरीब में भी निशानदेही की थी। बताया था कि किस तरह एहतसाब को सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इस किस्म की जोर आवरी और इंसानी वक़ार की तौहीन से नैब की सरहदों से बाहर भी रुसवाई और बदनामी हुई। यूरोपियन कमीशन ने नैब के एक तरफा कंडक्ट की निशानदही की और हुकूमत पर जोर दिया कि वो इसे मजीद खुद मुख्तारी देकर उसे आज़ादाना तौर पर
पर काम करने दे। इस कमीशन ने भी यही कहा था कि पाकिस्तान में आज़ादी तेजी से सुकड़ती जा रही है और इस तरह अपने खदशात का इजहार किया था कि नैब का किरदार एक ऐसे टूल का है जिससे इख्तिलाफ को दबाया जा सके। जब यह फैसला आया तो खुद हुकूमत की तरफ से नैब पर तनकीद की गई। हमारे जो मैनिफेस्टो का एहतसाब जो एक बहुत बड़ा हिस्सा था, उसको सबसे ज़्यादा नुकसान जो पहुंचा है वो नैब की नाअहली और नैब के जो लैक ऑफ प्रोसिक्यूशन एबिलिटी, लैक ऑफ इन्वेस्टिगेटिव एबिलिटी, और उसका रिजल्ट ये है कि सारा एहतसाब का प्रोसेस जो है उसको मुतराजा बना दिया। अगर नैब ने कोताहियां की हैं, अगर नैब ने कमजोरियां की हैं, तो उसका नुकसान कौन है? वो हमें नुकसान हो रहा है। इसी तरह साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी के केस में सिंध हाई कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि अदालत ने यह महसूस किया कि शाहिद खाकान अब्बासी मौजूदा वफाकी हुकूमत पर खुल्लम खुल्ला तनकीद करते हैं। उनके खिलाफ एक रेफरेंस दायर किया गया जिसमें वो 7 महीने कैद में रहे। फिर इस केस में उनकी जमानत हो गई और उसके बाद ये रेफरेंस दायर कर दिया गया। हम नैब की बदनीयती को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि नैब ने दरख्वास्त गुजार पर सियासी दबाव बढ़ाया ताकि उनकी जबान बंद की जा सके। सिंध हाई कोर्ट ने अपने फैसले में मजीद लिखा था कि दिलचस्प बात यह है कि जब नैब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर और तफ्तीशी अफसर से पूछा गया कि सिंध और वफाक में अक्सरियती जमात के खिलाफ कितने रेफरेंस फाइल हुए, तो जवाब नहीं दिया गया। इसके अलावा शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, राजा कमरुल इस्लाम और शेख इमरानुल हक के जमानती फैसलों में भी अदालत ने तनकीद की। ये तो था अदालतों की नज़र में एहतसाब के अमल का हाल, मगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत बैरून मुल्क से लूटी हुई दौलत वापस लाने का वादा भी पूरा नहीं कर सकी है। इमरान खान जिस दिन वजीर आजम बने उस दिन भी उन्होंने कहा कि वो बैरून मुल्क से पाकिस्तानियों का पैसा वापस लाएंगे। मेरा वादा है अपनी कौम से कि जो पैसा इस मुल्क का लूट के ये बाहर लेके गए हैं वो पैसा वापस लेके आऊंगा इंशाअल्लाह पाकिस्तान। इसके बाद भी इमरान खान ने वजीर आज़म मुंतखब होने के बाद कौम से खिताब करते हुए एक बार फिर बैरून मुल्क से पैसों की वापसी की बात की और टास्क फोर्स कायम करने का ऐलान भी कर दिया। हम एक टास्क फोर्स बना रहे हैं जो पाकिस्तान के पैसे चोरी होकर बाहर गए हैं मुल्क से, हमने पूरी एक हाई पावर टास्क फोर्स बनानी है। हमने ये पैसा वापस लेके आना है पाकिस्तान में। फिर सितंबर 2018 में हुकूमत ने बैरून मुल्क से लूटी हुई दौलत वापस लाने के लिए एसिड रिकवरी यूनिट के क़याम का ऐलान किया। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने यूनिट के क़याम के ऐलान के साथ ही दावा किया कि 100 अफराद को टारगेट किया जाएगा। 100 बड़े मगरमच्छ जिन्होंने पाकिस्तान से पैसा लूटा है, उस टारगेट के ऊपर हम काम करेंगे और उसके ऊपर फोकस्ड अप्रोच होगी कि इन टारगेट्स के ऊपर हम पूरी एक ट्रेसिंग एक्सरसाइज होगी कि इन्होंने पैसा कहाँ छुपाया हुआ है और फिर उसको लाने के इक़दाम किए जाएंगे। फिर हमने अपने प्रोग्राम में शहजाद अकबर साहब से पूछा कि पनामा लीक्स में जो नाम सामने आए उनकी तफसीलात हैं, उस पर काम करें, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। पनामा पेपर्स में और फिर उसके बाद भी बहुत सारे लोगों की डिटेल्स आई, तकरीबन 450 नाम थे, मगर एक शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ केस आगे बढ़ा। बाकियों का क्या हुआ, तो वो तो डिटेल्स सामने हैं। उनके असासे देखिए और फिर देखिए कि उन्होंने FBR में डिक्लेयर किए हैं या नहीं किए, टैक्स पे किया या नहीं किया, किस तरीके से वो पैसा बाहर लेके गए। ये काम तो तेज़ी से हो सकता है। जी बिल्कुल, जो आज कैबिनेट को मैंने ब्रीफिंग भी दी इस मामले के ऊपर, उसमें ये 2 चीज़ें टारगेट करके बताई गई हैं कि पनामा के अंदर जितने नाम आए हैं और पैराडाइज लीक्स के बाद उस पर हुई थी पनामा के बाद, उसके अंदर भी पाकिस्तानियों के नाम हैं। तो उन तमाम केसेस को दोबारा से असर-ए-नो ये यूनिट देखेगा और उसमें जो हाईलाइटेड या ज़्यादा अमाउंट के केसेस हैं या जहां पे आपको कोई एविडेंस या लिंक मिलता है फॉर मनी लॉन्ड्रिंग या कोई भी प्रेडिकेट ऑफेंस का, तो उन केसेस को फौरी तौर पे रेलेवेंट इदारे की मदद से परसू किया जाएगा। मतलब और ये क्या बिल्कुल फौरी तौर पर नहीं हो सकता? असासा, पनामा या पैराडाइज लीक्स ने बता दिया, FBR के डेटा फौरन देखिए कि वो डिक्लेयर हुआ है या नहीं हुआ और कानूनी तौर पर गया है या नहीं गया, क्योंकि इस पे काम हुआ नहीं बिल्कुल भी शरीफ खानदान के अलावा, तो ये फौरी तौर पर काम नहीं हो सकता। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल फौरी तौर पे होगा। और फिर नवंबर 2018 में शहजाद अकबर साहब ने दावा किया कि $5 अरब के असासों का सुराग लगा लिया गया है। 10 ममालिक के अंदर जो हमारी इस वक्त तक तहकीक हुई है, जो एसेट्स हम ट्रेस कर पाए हैं, उसका कुल हुजम इस वक्त $5.3 अरब है और ये पाकिस्तानी रुपयों में 700 अरब रुपए बनते हैं। 1.3 अरब के तो वो डायरेक्ट केसेस हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, जो पाकिस्तान से पैसे बाहर लॉन्डर हुए हैं। इस दावे पर हमने अपने प्रोग्राम में उनसे पूछा कि जिन अफराद के ये $5 अरब के असासे हैं, क्या उनकी शनाख्त हो गई है, तो उन्होंने कहा कि इस हवाले से उनके पास तफसीलात हैं।
ये पैसा वापस लाया जा सकता है या इंडिविजुअल्स आपने आइडेंटिफाई कर लिए हैं कि ये 5 अरब डॉलर किस किस के हैं और किस तरीके से अब उन्हें पकड़ा जा सकता है, आइडेंटिफाई किया जा सकता है, या पैसा वापस लाया जा सकता है, या पेनल्टीज मिल सकती हैं उनसे? जी बिल्कुल शाहजेब, ये आइडेंटिफाइड अमाउंट है। ये हमने अमाउंट, इसमें काफ़ी ज़्यादा जो प्रॉपर्टीज़ हैं, एसेट्स हैं, उनकी तमाम डिटेल हमारी अथॉरिटीज़ के पास आ चुकी हैं। किसकी हैं, किस जुरिस्डिक्शंस के अंदर हैं, उनका इस वक्त स्टेटस क्या है, वो तमाम डिटेल है और उसी को सामने रख के ये बताया गया है और उनको वापस लाने के लिए भी एक क्लियर प्लान है। 2 साल से ज्यादा हो गए, उन अफराद का क्या हुआ, उस पैसे का क्या हुआ, अब तक नहीं पता चल सका। पनामा पेपर्स में 450 अफराद का नाम आया, नवाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई हुई, बाकी किसी के खिलाफ कुछ नहीं हुआ। इसी तरह खुद वजीर आजम इमरान खान ने 3 दिसंबर 2018 को मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के एंकर्स को इंटरव्यू देते हुए दावा किया कि 26 ममालिक से पाकिस्तानियों की तफसीलात सामने आ रही हैं और अब तक जो मालूमात सामने आई हैं उसके मुताबिक इन 26 ममालिक में 11 अरब डॉलर्स का सुराग मिला। 26 मुल्कों से जो अब तक डेटा आया और अभी डेटा खुलता जा रहा है, आप हैरान होंगे कि 26 मुल्कों से जो अब तक पाकिस्तानियों के बैंक अकाउंट्स आए हैं वो 11 अरब डॉलर हैं। 11 अरब डॉलर। हम यहाँ 4-4, 5-5 अरब डॉलर के लिए दुनिया के चक्कर लगा रहे हैं। 11 अरब डॉलर पाकिस्तानी शहरियों के। वज़ीर आज़म के इस दावे को भी 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं, उस डेटा का क्या हुआ कुछ नहीं पता चल सका। इसी तरह इमरान खान साहब ने इक़्तिदार में आने से पहले बयानात का हवाला देकर कहते रहे वो कि मुल्क में हर रोज़ 12 अरब रुपए की करप्शन होती है। 12 अरब रुपए है दिन की करप्शन। पिछले नैब के सरबराह ने कहा था 12 अरब रुपए दिन की करप्शन है। हर रोज 12 अरब रुपए की करप्शन यानी 4,380 अरब रुपए की सालाना करप्शन। कहाँ है वो 4,380 अरब रुपए? फिर वज़ीर आज़म कहते रहे कि 4,000 अरब रुपए का टैक्स है, उसमें से 2,000 अरब रुपए का सूद है, इसलिए पैसे नहीं है। तो 4,380 अरब रुपए बाकी के कहाँ हैं जो करप्शन में ज़ाया होते थे? करप्शन भी बढ़ गई, टैक्स भी कम इकट्ठा हुआ। इसी तरह वज़ीर आज़म इमरान खान ने इक़्तिदार में आने से पहले एक रिपोर्ट का हवाला देकर यह दावा किया था कि मुल्क से हर साल 10 अरब डॉलर्स की मनी लॉन्ड्रिंग होती है। हर साल पाकिस्तान में 10 अरब डॉलर मनी लॉन्ड्रिंग होती है। हर साल 10 अरब डॉलर्स की मनी लॉन्ड्रिंग यानी 29 माह में तकरीबन 25 अरब डॉलर्स की मनी लॉन्ड्रिंग रोकी गई होगी, क्योंकि खान साहब ने वादा किया था कि वो इक़्तिदार में आने के बाद मनी लॉन्ड्रिंग रोक देंगे। अगर ऐसा है तो 29 माह में तकरीबन 25 अरब डॉलर्स की मनी लॉन्ड्रिंग रोक दी गई होगी। मगर कहाँ हैं वो 25 अरब डॉलर्स और उनके मईशत पर असरात? अलबत्ता ब्रॉडशीट केस में जुर्माने के 29 मिलियन डॉलर्स ज़रूर मुल्क से बाहर चले गए हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने दोनों साल में करप्शन बढ़ने के तासुर की रिपोर्ट दी है। हमने इस हवाले से बात करने के लिए शहजाद अकबर साहब को दावत दी, मगर उन्होंने जवाब नहीं दिया। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। सेनेट इंतखाबात करीब आने पर हुक्मरान जमात की सफ़ों में हलचल बढ़ रही है। कोई है जो तहरीक इंसाफ के लोगों को खरीदने के लिए पैसा इकट्ठा कर रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि उन्हें इसका पता है। वज़ीर आज़म मुंतखब नुमाइंदों से मुलाकातें कर रहे हैं, मुख्तलिफ इलाकों के दौरे कर रहे हैं। मुंतखब अरकान के लिए फंड्स का ऐलान किया गया है। सेनेट इलेक्शन खुफिया रायशुमारी के बजाय ओपन बैलेट के जरिए कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया गया और अब आईनी तरमीम की तैयारी की जा रही है। इस सब के बावजूद कुछ तहरीक इंसाफ रहनुमाओं को जहांगीर तरीन की याद सता रही है। डॉन अखबार में मंसूर मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली राजा रियाज के साथ दीगर रहनुमा भी हैं जो ये समझते हैं कि सेनेट इलेक्शन में अरकान को काबू में रखने के लिए पार्टी को जहांगीर तरीन की ज़रूरत है। इन अरकान का ये भी ख्याल है कि नून लीग सेनेट के लिए वोट खरीदने के लिए मैदान में है और अरकान सूबाई असम्बली की वफादारी खरीद सकती है। राजा रियाज ने भी दावा किया कि वज़ीर आज़म ने भी उनकी इस बात से इत्तफाक किया है कि सेनेट इंतखाबात के लिए तजर्बाकार टीम की ज़रूरत है। इन तमाम क़यास सराइयों को वज़ीर आज़म की आज की गुफ्तगू से भी तक़वियत मिलती है जो उन्होंने साहिवाल में सहाफ़ियों से की। इमरान खान ने कहा कि सेनेट इलेक्शन में बोलियां लगती हैं, अभी से बोलियां लगना शुरू हो गई हैं और हमें पता है कि कौन सा सियासतदान पैसे इकट्ठे कर रहा है लोगों को खरीदने के लिए। हमने पिछले इलेक्शन में 20 मेंबर्स को निकाला, 5-5 करोड़ रुपए हमें पता चला कि उन्होंने लिए हैं। सारे पॉलिटिकल लीडर्स को भी ये पता है क्योंकि अभी से ही रेट्स लगनी शुरू हो गई हैं। हमें पता है, हमें ये भी पता है कि कितनी रेट लग रही है, किस असेंबली में कितने आके लोगों के ज़मीर ख़रीदने के लिए कितने पैसे लग रहे हैं। हमें यह भी पता है कि कौन सा पॉलिटिकल लीडर अब पूरे पैसे इकट्ठे कर रहा है लोगों को ख़रीदने के लिए। पहले हम अदालत में भी हम गए हैं, हम अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी लेके जा रहे हैं असेंबली में। पता है सबको कि हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं है, उसके बावजूद हम ये बिल प्रेजेंट करेंगे ताकि सारी कौम के सामने
सबको पता हो कि कौन इस मुल्क में कोशिश कर रहा है करप्शन ख़त्म करने की और कौन इस मुल्क में ऐसे लोग हैं जो कि इस मुल्क में करप्शन को बचा रहे हैं। इस सारे मामले का एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि 2 रोज़ कबल ही खुद वज़ीर आज़म ने मुंतखब अरकान असम्बली को 50 करोड़ रुपए फ़ीकस तरक्याती फ़ंड्स देने की मंजूरी दी। हालांकि माजी में वज़ीर आज़म मुंतखब अरकान को फ़ंड्स देने की सख्ती से मुखालफत करते रहे। किसी MNA MPA को कभी डेवलपमेंट फंड नहीं मिलेगा। 90 दिन में बल्दियाती इलेक्शन करवा के सारे फंड नीचे गांव तक MPS इनका काम कानून साजी होना चाहिए, इनका काम डेवलपमेंट फंड लेना नहीं चाहिए। 90 अरब रुपया ये शाहिद खाकान अब्बासी ने डेवलपमेंट फंड्स के नाम पे नून लीग के MNAs को दे रहा है। ये इधर से करप्शन शुरू होती है। कौन सी दुनिया की डेमोक्रेसी के अंदर MNAs और MPS को डेवलपमेंट फंड मिलते हैं? आप MNA और MPA को जो डेवलपमेंट फंड मिलते हैं ये बंद कर देंगे। इस बार हमने कोई डेवलपमेंट फंड अपने MNA MPs को इसलिए नहीं देने कि यही है करप्शन यहां से शुरू होती है। कॉन्ट्रैक्टर आ जाते हैं, MPs बन जाते हैं, कॉन्ट्रैक्टर MNAs बन जाते हैं। वो क्यों बनते हैं? क्योंकि वही गवर्नमेंट उन्हीं को कॉन्ट्रैक्ट देती है और वो देखते देखते अरबोपति बन जाते हैं। ये सिस्टम ही गलत है। ये सिस्टम करप्शन को प्रमोट करता है। जब आप गवर्नमेंट में आते हैं, आप पावर में आते हैं, आप डेवलपमेंट फंड्स एक MNAs और MPs को देना शुरू कर देते हैं। वो आप अगर उनको आप साथ मिलाना हो तो ज्यादा फंड्स दी। उन्होंने ग्रुप बना लिया, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया, आप फंड्स के लिए बनाया। हमने पख्तूनख्वा में ये सब कुछ देखा। MNA और MP को ये जो रिश्वत देते हैं डेवलपमेंट फंड के नाम पे। बल्दियाती इंतखाबात हुए नहीं हैं। अदालतें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि बल्दियाती इंतखाबात कराए जाएं और जो बल्दियाती फ़ंड हैं वो ज़रूर मुख्तलिफ MNAs और MPS को दिए जा रहे हैं। तरक्याती फ़ंड ज़रूर दिए जा रहे हैं। हमारे साथ मुजीबुर रहमान शामी साहब और फाज़ल हुसैन साहब मौजूद हैं। शामी साहब बहुत शुक्रिया, फाज़ल हुसैन साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। शामी साहब, ये वाकई कुछ नाराज़ियों का मसला है कि MPAs नाराज़ हैं इसलिए ओपन बैलेटिंग की, फ़ंड्स देने की, ये सारी की सारी बातें की जा रही हैं, या फिर वाकई कोई ख़रीदार हैं जिसकी वजह से हुकूमत चाहती है कि जी ये करप्शन ना हो, ओपन बैलेटिंग हो, और जिसकी वजह से इतने ज़्यादा इकदाम किए जा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट भी गए, फिर अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी लेकर आ रहे हैं, ये सारा मामला कर रहे हैं। पैसे लेकर तो कोई घूम नहीं रहा, ना मैंने कोई ऐसी खबर सुनी है, ना कोई इस वक्त मुस्लिम लीग नून की सफ़ों में या पीपल्स पार्टी की सफ़ों में कोई ऐसा शख्स है जिसके पास पैसों की बोरियां हो और वो लेके फिर रहा हो। लेकिन हुकूमत के अंदर एक नाराजगी की लहर तो पाई जा रही है और कई MPS जो है वो गैर मुतमईन है और इस यानी वो उतने से कितने ऐसे हैं जो अपने मुतालबात मनवाना चाहते हैं और कितने ऐसे हैं जिनमें बगावत के जरासीम है, इसके बारे में तो कोई यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन बहरहाल एक ऐसा मौका है जबकि हुकूमत जो है वो परेशान है और इस्तराब में मुब्तला है। और आप ये देखिए कि उसकी हुकूमत की परेशानी कि वहाँ एक खातून रुकने असम्बली है जंग की, वो वहाँ के डिप्टी कमिश्नर के पीछे पड़ी हुई थी एक अरसे से, लेकिन उनका तबादला नहीं हो रहा था। अभी 2 दिन पहले अचानक उनका तबादला कर दिया गया क्योंकि वो खातून रुकने असम्बली जो है वो वज़ीर आज़म से जाकर मिली थी। तो एक हुकूमत की सफ़ों में एक भगदड़ सी तो मची हुई है और कितनी ये हकीकी है और कितना ये खुद हुकूमत अपने आप से डर रही है, इस बारे में कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन कुछ न कुछ हो सकता है। पंजाब की सियासत जो है उसके बारे में आप यकीन से कुछ नहीं कह सकते कि ये हर चीज़ हमवार तरीके से चलेगी। और इस वक्त इमरान खान साहब जो चाह रहे हैं कि सेनेट के इलेक्शन जो है वो ओपन बैलेट हो और खुफिया बैलेट ना हो, तो उसकी तह में ये खौफ भी पोशीदा है। लेकिन मेरा ख्याल है कि दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के बाज लोग जो हैं उन पर भी काम हो रहा है, उनको भी तोड़ने की कोशिश हो रही है और खुद कुछ टूटने के लिए मौजूद भी हैं। तो मुनासिब ये होगा कि अपोजिशन और हुकूमत दोनों खुफिया बैलेट के जरिए इलेक्शन ना कराएं और तरमीम कर लें दस्तूर में, ताकि जिसकी जितनी नशिस्तें हैं उसको वो मिल सके।
और ज़ाहिर माजी में खुद अपोजिशन का मौक़िफ़ रहा है इस हवाले से कि खुफिया अगर होती है रायशुमारी तो उसकी वजह से करप्शन बढ़ती है। अब देखते हैं कि अपोजिशन जब ये तरमीम आएगी तो इस हवाले से क्या फैसला करती है। फाउद साहब, आपको क्या लगता है, वाकई कुछ बहुत ज़्यादा लोग नाराज़ हैं जिसकी वजह से इतनी एक्टिव हुकूमत हो गई है, फंड्स भी दिए जा रहे हैं, मुलाकातें भी की जा रही हैं, तरामीम भी लाई जा रही हैं, अदालत से भी रुजू किया जा रहा है, या फिर मामला कुछ और है? देखिए शाहज़ेब, हमें ये तो नहीं मालूम कि वो बहुत बड़ा हिस्सा है या दरमियाना है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि कुछ अनरेस्ट है, कुछ जो है वो बेइत्मीनानी है। और उसकी वजह यह है कि जो पंजाब, ख़ुसूसन जो पंजाब में जिस तरह की पॉलिटिकल मैनेजमेंट हुई है वो बड़ी कमज़ोर है। और वो न सिर्फ ये कि पंजाब सूबे को किस तरीके से गवर्न किया जा रहा है, बल्कि सेंटर से, इस्लामाबाद से जो पंजाब की जो सियासी जिस सियासी तरीके से उसको चलाने की ज़रूरत थी वहाँ भी कमज़ोरी आ रही है। और इसीलिए जो उस दिन आपने सुना मीटिंग में कि राजा रियाज साहब ने जो जहांगीर तरीन साहब का जिक्र किया, वो सिर्फ जहांगीर तरीन साहब का जिक्र नहीं था, वो शायद ये ख्वाहिश थी कि हमें कोई ऐसा शख्स चाहिए जो पंजाब और पंजाब के MNAs और MPAs उनको मैनेज कर पाए, ऑन ए डेली बेसिस बाकायदा तौर पर उनके काम करे, उनकी ज़रूरियात पूरी करे, और साथ साथ सेंटर में वज़ीर आज़म को जो है वो पंजाब के हवाले से पॉलिटिकल एडवाइस थे। ये बड़ा की जगह है जो जहांगीर तरीन साहब जब से गए हैं वो अभी तक को प्ले नहीं कर पाया। और उसकी वजह से जहांगीर तरीन साहब के जाने के बाद और उनकी पॉलिटिकल मैनेजमेंट का जो इंपॉर्टेंट रोल था वो ख़त्म होने के बाद ये पहला बड़ा टेस्ट आ रहा है सेनेट इलेक्शंस का, और इसलिए गवर्नमेंट जो है वो मेरे ख्याल में कुछ हद तक इनसिक्योर हो रही है। और ये क्या हुकूमत से नाराज़ी ही वजह है या फिर वाकई पैसों का मामला भी है जिसकी वजह से खुद वज़ीर आज़म को अपने माजी के मौक़िफ़ के बरक्स ये तरक्याती फ़ंड देने पड़े, हालांकि वो माजी में कहते थे कि करप्शन का सबसे बड़ा जरिया है? मेरे ख्याल में ये एक कॉम्बिनेशन है, दोनों तरफ है। देखिए, एक तो इसमें तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि सेनेट के इलेक्शन में पैसे चलते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं कि इस बारी चल रहे हैं। और यहाँ तक वज़ीर आज़म इमरान खान की बात दुरुस्त है कि जब हमें मालूम है कि एक प्रॉब्लम है हमारे सिस्टम में, तो हम उसको हल करने के लिए क्यों नहीं कोई तरीक़ाकार जो है वो सामने लेके आ रहे। तो यहाँ तक तो वज़ीर आज़म की बात बिल्कुल दुरुस्त है और इस मामले का कोई ना कोई हल निकलना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ ये जो प्रॉब्लम हो रहा है कि पंजाब के अंदर जो PTI के जो इलेक्टेबल्स हैं, जो MPAs हैं, जो MNAs हैं, उनमें एक रंजिश का पहलू है, क्योंकि वो उनके मामलात उस तरीके से हल नहीं हो पा रहे, उनको वो उस तरह की सपोर्ट नहीं मिल पा रही जो जहांगीर तरीन जैसा कुछ शख्स दिया करता था। और PTI के पास कोई सेंटर में इस तरह का बड़ा पंजाब एक्सपर्ट नहीं है जो तमाम तर पंजाब की पॉलिटिकल मामलात को भी चलाए और साथ साथ उसकी जो है वो वज़ीर आज़म से भी इतनी डायरेक्ट एक्सेस हो कि कोई काम रुके ना। तो ये मेरे ख्याल में एहसास अब पहली बार गवर्नमेंट को हो रहा है कि इन प्रॉब्लम्स की वजूहात से सेनेट में कोई गड़बड़ ना हो जाए। पैसों का मामला बिल्कुल है और शायद उस वजह से हुकूमत को भी और ज़्यादा ख़तरा महसूस हो रहा है। ये अहम बात है। शामिर साहब, मैं एक और बात जानना चाह रहा हूँ। ज़रा हुकूमत पर कारकर्दगी और गवर्नेंस के हवाले से तो तनकीद हो ही रही थी। वज़ीर आज़म इमरान खान इस बात का भी वादा करके आए थे कि वो गवर्नेंस बेहतर करेंगे, मगर जो सबसे अहम वादा था वो करप्शन कम करने का और लूटी हुई दौलत वापस लाने का। दौलत तो वापस नहीं आई, एक बयानिया ब्रॉडशीट की वजह से बना कि जी उल्टे पैसे वापस गए, और जाहिर है उसमें जो जनरल मुशर्रफ के दौर में मुआहदा हुआ और तोड़ा गया उसका किरदार है। मगर साथ ही जो ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आ गई है जिसमें दोनों साल करप्शन बढ़ने का तासुर है, आपके ख्याल में ये अपोजिशन को फ़ायदा देगा या इस किस्म की रिपोर्ट से अब हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ना है क्योंकि PDM की तहरीक नाकाम हो गई? देखिए, हुकूमत का जो बयानिया है वो तो इससे सख्त मुतासर हुआ है और हुकूमत ने यानी झूठ बोला है और ये कहने की कोशिश की है कि ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के बारे में ये रिपोर्ट है, जबकि ऐसा नहीं है। और आपने भी इसे वादे कर दिया और दूसरे जो मीडिया के हल्के हैं उनमें भी ये बात वाज़े हो चुकी कि ये मुस्लिम लीग नून का मामला नहीं है, ये PTI की हुकूमत का मामला है। और इसका सबसे बड़ा नारा जो तक करप्शन था और वो करप्शन को खत्म नहीं कर पाई बल्कि उसमें इजाफा हो गया है। और अब इसमें जो क्रेडिबिलिटी है हुकूमत की वो तो मजरूह हो रही है, लेकिन अपोजिशन जो है वो इससे कितना फायदा उठाएगी, ये अपोजिशन अपनी जगह अपने आप से उलझी हुई है। आप देखें, अपोजिशन
इसलिए हुकूमत की कमजोरी से फायदा नहीं उठा पा रही और हुकूमत जो है वो अपोजिशन की कमजोरी से फायदा उठा रही है। ये एक फर्क है जो दोनों में नजर आता है। जो हुकूमत है वो उसकी कंपेनिंग बड़ी जबरदस्त है, उसके तर्जमान जो हैं वो बस एक उल्टी सीधी हाँक देते हैं और उड़ा देते हैं और फिर उसी को हकीकत समझकर उसका पीछा करते रहते हैं। लेकिन जो अपोजिशन है उसका जो बयानिया है वो कुछ हाँप कर चल रहा है, कोई टूट कर चल रहा है। एक उसके अंदर भी एक ताकत और कुव्वत नहीं है जो होनी चाहिए। फैसल साहब, ये जो बयानिया है ज़ाहिर है इमरान खान साहब का, वो तो खुद कहते हैं कि करप्शन के खिलाफ मैंने बयानिया बनाकर मैं इलेक्शन जीता हूं और फिर वादे भी बाद में करते रहे। ये करप्शन बढ़ने का तासुर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की दोनों साल रिपोर्ट आना और बढ़ जाना, फिर उनका तस्दीक करना कि ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत का डेटा है, कितना जो तहरीक इंसाफ का बयानिया है उसको मुतासिर करेगा? और आपको लगता है अपोजिशन इसका फ़ायदा उठा सकती है या अपोजिशन की तहरीक में वो जान नहीं है कि वो फ़ायदा उठा सकें? देखिए शाहजेब साहब, मेरे ख्याल में ये जो खबर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और उसकी जो अहमियत है उसका अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि माजी में जब यही खबर आती रही है तो उससे किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो सियासी फ़ायदा उठाया और जो उस वक्त का उनका बयानिया था कि जी हुकूमत जो है और हुक्मरान हैं वो करप्ट हैं, उस बयानिए को किस तरीके से इसी खबर की बुनियाद पर मुस्तहकम किया। अब अजीब सूरत हाल है कि यानी कि उस बयानिए की नफ़ी करती है ये खबर जो आई है, लेकिन अब देखिए कि अपोजिशन जो है वो उस तरीके से अपने बयानिए को हुकूमत के ख़िलाफ़ उतनी तेज़ी से आगे बढ़ाने में नाकाम हो रही है जितना कि पीटीआई अपोजिशन में करती थी। तो मेरे ख्याल में खबर बहुत बड़ी है लेकिन अपोजिशन इसको हैंडल नहीं कर पा रही और शायद अपोजिशन का जो बयानिया बनाने का जो एक फेलियर है ये उसका एक बहुत बड़ा जीता जागता सबूत है। तो शामी साहब, जो पहला फेज था पीडीएम का, उसका जो डेडलाइन थी वो भी नहीं मीट हुई, वो फेज तो नाकाम हो गया। आपको लगता है कोई दूसरे फेज में ये दोबारा मोमेंटम पकड़ सकते हैं इस हुकूमत के खिलाफ, या अब मोमेंटम दोबारा हाथ नहीं आएगा पीडीएम के, अब ये हुकूमत नहीं गिरा सकते? देखिए, पीडीएम हुकूमत को डराती तो रहेगी और डराने की सलाहियत उसमें है और हुकूमत के आसाब पर भी सवार है, क्योंकि आप देखें उठते बैठते खुद वजीर आजम, उनके वज़रा, उनके खसूसी मुआवन वो पीडीएम की बात करते चले जाते हैं, इसके बगैर उनको नींद नहीं आती। लेकिन पीडीएम जो है उससे भी कुछ गलतियां सरजद हुई हैं। एक, उसने मौसम का ख्याल नहीं रखा, उसने वबा का ख्याल नहीं रखा और एक अपनी धुन में एक ऐसा एजेंडा मुरतब कर लिया जिस पे अमल नहीं कर सकी। अब ये हो सकता है कि ऊंच नीच होती रहे लेकिन पीडीएम जो है उसका दौरानिया लंबा हो जाएगा उसकी जिद्दोजहद का और वो कोई बहुत जल्द नताइज हासिल तो नहीं कर सकेगी, लेकिन इंतखाब जो उसकी घड़ियां करीब आएंगी उस वक्त उसमें एक कुव्वत पैदा होती चली जाएगी। और अगर अभी बल्दियाती इंतखाबात होते हैं जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है तो ये भी एक बड़ा मार्का होगा और हुकूमत के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। अपोजिशन पंजाब में भी और खैबर पख्तूनख्वा में भी और सिंध में तो हालात जो है वो जाहिर है सबके सामने। और फासिल साहब, आपको लगता है कि पीडीएम अपोजिशन अब कोई खतरा है इस हुकूमत के लिए या वो खतरा खत्म हो चुका है? देखिए, मुझे इस वक्त पीडीएम फौरी तौर पर हुकूमत के लिए कोई खतरा नहीं लग रही। अगर हम खतरे को डिफाइन करें इस पैराहे में कि क्या हुकूमत जो है वो उसकी छुट्टी हो सकती है, हुकूमत की छुट्टी होती नज़र नहीं आ रही। हाँ, कुछ एकदम कोई एक यानी कि अनफोर्सीन को मामला हो जाए, जिस तरह कि आपको याद है कि पैनमा हो गया था, तो वो अलग कोई बात है। लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त जो पीडीएम की जो एक मरकज़ी जो थ्रेट थी वो ख़त्म हो चुकी है। अब मेरे ख्याल में अपोजिशन को भी ये बहुत हद तक अंदाज़ा हो गया है कि उन्होंने जो कुछ करना है उनका हदफ अब 2023 के इलेक्शन होंगे और उसी हवाले से वो कोशिश करेंगे कि हुकूमत के ऊपर दबाव जारी रखें। लेकिन ट्रांसपेरेंसी की जो रिपोर्ट आई है, जिस तरीके से अपोजिशन ने उसको ट्रीट किया है, अगर उन्होंने दबाव इसी तरह रखना है तो मेरा ख्याल है वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं उनको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। बहुत शुक्रिया, गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, एक और अहम खबर बात करेंगे इसके बाद। अमरीकी सहाफ़ी डैनियल पर्ल कत्ल केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ सिंध हुकूमत ने नज़रसानी अपील दायर कर दी है।
जिसमें अदालत से इस्तदा की गई है कि मुल्जिमान की सजाओं को बहाल किया जाए और दरख्वास्त को फौरी समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। गुज़िश्ता रोज जस्टिस मुशीर आलम की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने 2-1 की अक्सरियत से अहमद उमर शेख समेत दीगर मुल्जिमान की फौरी रिहाई का हुक्म दिया था और सिंध हुकूमत की अपीलों को खारिज करते हुए अप्रैल 2020 के सिंध हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था। दूसरी जानिब मुल्जिमान की बरियत के फैसले के खिलाफ अमरीकी हुकूमत ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने ट्वीट किया कि डेनियल पर्ल के अगवा और कत्ल में मुलव्विस मुल्जिमान की बरियत से मुताल्लिक पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गहरी तशवीश है। हम डेनियल पर्ल की फैमिली को इंसाफ दिलाने और दहशतगर्दों के एहतसाब के लिए पुरअज़म हैं। इससे कबल तर्जुमान व्हाइट हाउस ने मामूल की ब्रीफिंग के दौरान अदालती फैसले को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में दहशतगर्दी के मुतासरीन की तौहीन करार दिया। उनका कहना था कि हम डेनियल पर्ल के अहल खाना को इंसाफ दिलाने के लिए पुरअज़म हैं। व्हाइट हाउस तर्जुमान ने माजी में मुल्जिमान को कटहरे में लाने से मुताल्लिक पाकिस्तान के इक़दाम को तस्लीम करते हुए मुतालबा किया कि पाकिस्तान तमाम कानूनी ऑप्शंस का तेजी से जायजा ले, जिनमें अमरीका को मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाज़त देना भी शामिल है। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के जनूबी एशिया के ब्यूरो चीफ डेनियल पर्ल को जनवरी 2002 में कराची से अगवा किया गया था और उसी साल फरवरी में उनके कत्ल की वीडियो सामने आई, जिस पर एक्शन लेते हुए अहमद उमर शेख समेत कई अफराद को गिरफ्तार किया गया और फिर मई में कराची से डेनियल पर्ल की लाश भी मिली। हैदराबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में कत्ल का मुकदमा चला और 2002 में ही मुकदमे का फैसला सुनाया गया, जिसके मुताबिक अहमद उमर शेख को सजाए मौत जबकि दीगर मुल्जिमान को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। और फिर मुल्जिमान ने इस फैसले के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया, मगर कई साल तक इस मुकदमे में कोई पेशरफ सामने नहीं आई और तकरीबन 18 साल गुजरने के बाद गुज़िश्ता साल अप्रैल में केस का फैसला सुनाया गया, जिसमें अहमद उमर शेख की फांसी की सज़ा को 7 साल कैद में तब्दील किया गया। क्योंकि अहमद उमर शेख 18 साल से कैद में थे, इसे अदालत ने रिहा करने का हुक्म दे दिया, मगर सिंध हुकूमत ने अमन अमान के खदशे के तहत मजीद 90 दिन के लिए हिरासत में रखा और बाद में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत कैद में मजीद तौसी की गई। दिसंबर 2020 में सिंध हाई कोर्ट ने सूबाई हुकूमत के इस इकदाम को भी कलअदम करार दे दिया और उमर शेख समेत दीगर मुल्जिमान की रिहाई का हुक्म दिया, जबकि सिंध हुकूमत ने हाई कोर्ट के अप्रैल 2020 के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा था, जिस पर गुज़िश्ता रोज फैसला सुनाते हुए अदालत ने अहमद उमर शेख समेत दीगर मुल्जिमान की फौरी रिहाई का हुक्म दिया और सिंध हाई कोर्ट के गुज़िश्ता साल के फैसले को बरकरार रखा। और आज सिंध हुकूमत ने इस फैसले के खिलाफ नजरसानी की अपील दायर की है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, एक और अहम खबर में बात करें। अमेरिका की मशरिक़ वस्ता से मुताल्लिक नई पॉलिसी वाज़े होना शुरू हो गई है। 2 अहम बयानात और इक़दामात सामने आ गए हैं, लेकिन दूसरी जानिब अमेरिका और ईरान एक डेडलॉक की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। अमेरिका ने ईरान को खबरदार किया है कि अगर वो जौहरी मुआहदे की बहाली चाहता है तो उसे अपने जौहरी ज़खायर मुआहदे की तयन करदा सतह पर लाना होंगे, जबकि ईरान का कहना है कि पहले अमेरिका पाबंदियां ख़त्म करे, उसके बाद वो मुआहदे पर अमल करेगा। ईरान के साथ जौहरी मुआहदे के बारे में नए अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा का रवा हफ्ते प्रेस ब्रीफिंग में कहना था कि ईरान मुआहदे के तहत कई इक़दामात की पैरवी नहीं कर रहा है। अगर वो उनकी पैरवी का इरादा करते हुए अमल करता है तो अमेरिका इसका जायज़ा लेगा। उनका मजीद कहना था कि अगर ईरान दोबारा मुआहदे की पासदारी करता है तो वाशिंगटन ईरान के साथ एक तवील और मजबूत मुआहदे को आगे बढ़ाएगा जो दीगर मसलों को भी हल करेगा, लेकिन अभी कम अज कम हम उस मकाम पर नहीं पहुंचे। यूँ ईरान जो तवक्को कर रहा था कि नई अमेरिकी इंतजामिया जल्द ही मुआहदा बहाल करेगी, उस पर से मुआशी और दिफाई पाबंदियां ख़त्म करेगी, अब वो अमेरिका के साथ एक डेडलॉक में नजर आ रहा है। साबिक सदर ट्रंप ने 2018 में ओबामा इंतजामिया के दौर में ईरान के साथ किया गया जौहरी मुआहदा ख़त्म करते हुए उस पर पाबंदियां आयद कर दी थी, जिसके 1 साल बाद ईरान ने जवाबी तौर पर अपने जौहरी ज़खायर बढ़ाने का ऐलान किया था। जबकि पिछले साल जनवरी में अमेरिका की जानिब से ईरानी कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी के मारे जाने और फिर नवंबर में ईरानी जौहरी साइंसदान मोहसिन फ़खरी ज़ादा पर टारगेट हमले के बाद ईरानी पार्लिमान और सुप्रीम काउंसिल ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम में तौसी की मंजूरी दी थी। ईरान के मुताबिक रवा साल उसने 1 माह में जौहरी ज़खायर को 20% इनरिच कर दिया है, जबकि जौहरी हथियार बनाने के लिए 90% इनरिचमेंट दरकार होती है। इससे पहले जौहरी मुआहदे के तहत ईरान अपने जौहरी मवाद को 3.67% तक रख सकता था। दूसरी जानिब जो बाइडेन ने अपने इंतखाबी मंशूर के मुताबिक सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात का जायजा लेते हुए अरबों डॉलर्स का असलहा फरोख्त करने के मुआहदों को आर्थिक तौर पर मुअत्तल कर दिया है। साथ ही मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ 23 अरब डॉलर्स के F-35 तैयारों की फरोख्त का मुआहदा भी मुअत्तल किया गया है, जो मुत्तहिदा अरब अमारात के इसराइल को तस्लीम करने के बाद तय पाया था। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का कहना है कि ये एक रूटीन का अमल है, जिसका मकसद नई आने वाली इंतजामिया की जानिब से उन पुराने मुआहदों को रिव्यू करना है। जबकि इस हवाले से माहिरीन का कहना है कि अगर बाइडेन इंतजामिया इन तैयारों की फरोख्त का मुआहदा मनसूख करती है तो इससे मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के ताल्लुकात भी मुतासिर हो सकते हैं। दूसरी जानिब जो बाइडेन इंतजामिया के ईरान के हवाले से मौक़िफ़ पर अमेरिका के रिवायती इत्तिहादी इसराइल ने भी खबरदार कर दिया है। इसराइली आर्मी चीफ का कहना है कि ईरान के साथ मुआहदे की बहाली अमेरिका की एक गलती होगी।
जिससे निपटने के लिए इसराइली फौज ने ईरान के खिलाफ इजाफी इकदामात ले लिए हैं। इसके जवाब में ईरानी सदर के चीफ ऑफ स्टाफ का कहना था कि बाइडेन इंतजामिया आज़ाद है और वो माजी की तरह इसराइली ऑर्डर्स पर अब नहीं चलेगी। इसराइल की धमकी के बारे में उनका कहना था कि दरहकीकत वो ऐसा करने की ना तो हिकमत अमली रखते हैं, ना ही उनके पास इसकी सलाहियत है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।